हजारों साल पहले बिना किसी एमआरआई मशीन के या मतलब बिना किसी एडवांस्ड न्यूरो इमेजिंग तकनीक के हमारे प्राचीन भारतीय विचारकों ने मानव मस्तिष्क के स्पीच सेंटर का बिल्कुल सटीक नक्शा खींच दिया था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मजे की बात तो यह है कि उन्होंने उस जैविक हिस्से को बाकायदा एक देवता का रूप दे दिया, उसे कहानियों में पिरो दिया। हाँ, ये चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना? अक्सर मतलब आमतौर पर हम यही मानते हैं कि भृंगराज बस बालों में लगाने वाला कोई आयुर्वेदिक तेल है या फिर वास्तुशास्त्र का मतलब सिर्फ ये है कि घर का सोफा किस दिशा में रखा जाए। जो कि बहुत ही सतही सोच है। बिल्कुल। तो ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए आज की इस गहन चर्चा में हम इन सभी धारणाओं को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। आज का हमारा मिशन ही यही है कि हम समझें कि कैसे प्राचीन ऋषियों ने मानव शरीर रचना, जिसे एनाटॉमी कहते हैं, और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के रहस्यों को देवताओं और दिशाओं के रूप में इनकोड किया था। और हमारे पास इसके लिए बहुत ही ठोस स्रोत है। जैसे ये सब स्रोत हमें क्या बताते हैं? देखिए, इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वैदिक काल के विचारकों ने मानव शरीर, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके और हमारे आसपास के वातावरण को मतलब अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखा था। अच्छा। हाँ, उनके लिए ये सब एक ही बड़े ब्रह्मांडीय तंत्र का हिस्सा था। तो अगर हम मस्तिष्क और हमारी वाणी के रहस्य से ही शुरुआत करें। हाँ, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि इंसान दुनिया को कैसे समझता है और खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है, ये बहुत अहम है। बिल्कुल। ब्रह्मणस्पति, या जिन्हें हम आमतौर पर बृहस्पति कहते हैं, देवताओं के गुरु। हाँ, वही। वो कोई आसमान में बैठे पौराणिक देवता नहीं है। ब्रह्मणस्पति की एक पूरी बायोलॉजिकल पहचान दुनिया के सामने रखी है। वाव, बायोलॉजिकल पहचान मतलब शरीर के अंदर? हाँ, उनके विश्लेषण के हिसाब से ब्रह्मणस्पति असल में हमारे मस्तिष्क का ब्रोकाज एरिया है। हाँ, ब्रोकाज एरिया। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी इसे? आधुनिक न्यूरोलॉजी में ब्रोकाज एरिया हमारे दिमाग के फ्रंटल लोब का वो हिस्सा होता है जो हमारी स्पीच को, हमारी वाणी को कंट्रोल करता है। मतलब ये वो जगह है जहां हमारे विचार शब्दों में बदलते हैं। अरे वाह! और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मणस्पति का स्थान आकाश और पृथ्वी के बिल्कुल मिलन स्थल पर बताया गया है। मिलन स्थल। इसका बायोलॉजिकल मतलब क्या हुआ? यहाँ आकाश का मतलब है मस्तिष्क की उच्च चेतना, यानी हमारा सेरेब्रम, और पृथ्वी का मतलब है हमारा मेरुदंड, यानी स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रोकाज एरिया ठीक उसी जंक्शन के पास होता है जहां से ये सिग्नल शरीर के निचले हिस्से की तरफ जाते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी एडवांस्ड न्यूरो एनाटॉमी की किताब को कविता के रूप में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे एक और चीज याद आ रही है। ग्रंथों में ये भी तो लिखा है कि ब्रह्मणस्पति के 7 मुख होते हैं। पहली बार सुनने में तो ये किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ, 7 मुंह वाले देवता। लेकिन जब स्रोत इसकी व्याख्या करते हैं तो पता चलता है कि ये 7 मुख असल में हमारी 7 ज्ञानेंद्रियों के छिद्र हैं। बिल्कुल सही। चेहरे की 7 ओपनिंग्स। हाँ, मतलब 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने और एक मुंह। अगर मैं इसे आज की भाषा में एक एनालॉजी दूं तो ब्रह्मणस्पति एक बेहद हाईटेक ऑडियो मिक्सिंग बोर्ड की तरह काम कर रहे हैं। वाओ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? इन 7 मुखों या कह लें 7 सेंसर्स के जरिए बाहर की दुनिया का सारा रॉ डेटा, एक तरह का रॉ ऑडियो, हमारे दिमाग के अंदर लगातार आ रहा है। और फिर ब्रह्मणस्पति रूपी ये मिक्सिंग बोर्ड उस सारे शोर को प्रोसेस करके एक साफ अर्थपूर्ण आउटपुट या स्पीच में बदल देता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, किसी भी मशीन को चलने के लिए ऊर्जा या किसी खास माध्यम की तो जरूरत होती है ना? हाँ, जाहिर है। तो ग्रंथों में बताया गया है कि इस प्रक्रिया के लिए एक खास तरल पदार्थ की जरूरत होती है जिसे सोम कहा गया है। सोम मतलब वो पौराणिक सोमरस? नहीं, बायोलॉजिकल रूप से अगर देखें तो ये सोम कोई जादुई शराब नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में बहने वाला सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जिसे हम CSF भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये फ्लूइड हमारे नर्वस सिस्टम को झटकों से बचाता है और उसे न्यूट्रिशन देता है। स्रोत इस प्रोसेस को बहुत ही काव्यात्मक ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं कि मस्तिष्क में बहने वाले इस सोम को 10 कन्याएं एक ऊन की छलनी के माध्यम से छानती हैं। रुकिए, ये ऊन की छलनी और 10 कन्याएं वाला हिस्सा थोड़ा जटिल हो गया। विज्ञान के नजरिए से ये आखिर क्या है? मैं समझाती हूँ।
आज का मेडिकल साइंस बताता है कि हमारे दिमाग में कोरोइड प्लेक्सस नाम का एक हिस्सा होता है, कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, ये रक्त वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल्स का एक बहुत ही गुंथा हुआ जाल होता है और ये एकदम एक छलनी की तरह काम करता है जो खून में से जरूरी तत्वों को छानकर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। अरे, तो प्राचीन ऋषियों ने इसी ब्लड वेसल्स के जाल को ऊन की छलनी कह दिया था। बिल्कुल। और जहां तक 10 कन्याओं की बात है, तो हमारी खोपड़ी के निचले हिस्से से नसों के जोड़े निकलते हैं जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। हाँ, क्रेनियल नर्व्स। हाँ, और ये मुख्य रूप से 10 होती हैं जो चेहरे और गर्दन के सेंसरी कामों को संभालती हैं। ये नसें उस छने हुए फ्लूइड और सिग्नल्स को आगे बढ़ाती हैं। मतलब उन्होंने पूरी की पूरी न्यूरोलॉजी का मैकेनिज्म एक कविता में इनकोड कर दिया। ये सच में कमाल है ना? लेकिन अगर हम उस ऑडियो मिक्सिंग बोर्ड वाले उदाहरण पर वापस आएं। हाँ, बताइए। ज़ेरे उसे प्रोसेस कर रहा है, लेकिन अगर ये सारा का सारा डेटा बिना किसी रोक टोक के, मतलब बिना फिल्टर हुए सीधे वाणी में बदल जाए, तो क्या होगा? इंसान तो पागल ही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल पागल हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में किसी नॉइज कैंसिलेशन या फिल्टर की भी तो जरूरत होती होगी ना? और यहीं पर विवेक की बात आती है। अगर इस सोम को सही से छाना न जाए या उन 7 मुखों से आ रही हर एक जानकारी को हम बस बिना सोचे समझे बोलने लगें, तो हमारी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सही बात है, सिर्फ शोर होगा। बिना किसी फिल्टर के एक इंसान की वाणी बस एक छोटे बच्चे की बड़बड़ाहट या बैबल जैसी होगी, जिसका कोई तार्किक अर्थ नहीं होता। ये तय करना कि क्या बोलना है और क्या नहीं, यही वो फिल्टर है, वो विवेक है जो इंसान की चेतना को जानवरों से ऊपर उठाता है। तो यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर ब्रह्मानस्पति हमारा वो ऑडियो मिक्सिंग बोर्ड है, तो उस बोर्ड का नॉइस कैंसलेशन सॉफ्टवेयर क्या है? भृंगराज। बिल्कुल, यहीं से हमारे स्रोतों का एक और अहम हिस्सा सामने आता है, भृंगराज। और जैसा कि हमने शुरू में ही कह दिया था, भृंगराज सिर्फ एक बालों का तेल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। भृंग का शाब्दिक अर्थ होता है भंवरा। और एक भंवरा क्या करता है? वो फूलों के एक बड़े से गुच्छे पर बैठता है, लेकिन वो पूरी पत्ती या फूल नहीं खाता। वो सिर्फ असली सार यानी अमृत को चूसता है। हाँ, और बाकी सब छोड़ देता है। तो भृंगराज उसी विवेक या डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति का प्रतीक है। ये तय करता है कि हमें अपने जीवन में, अपने विचारों में क्या रखना है और क्या मतलब त्याग देना है। और देखिए, इसी वैचारिक त्याग या विसर्जन को वास्तुशास्त्र बहुत ही भौतिक रूप में समझाता है। वो कैसे? जो वास्तु पुरुष मंडल होता है, जो किसी भी भवन का मूल ब्लूप्रिंट है, उसमें भृंगराज को दक्षिण दक्षिण पश्चिम यानी साउथ साउथ वेस्ट SSW दिशा का देवता माना गया है। अच्छा, SSW। हाँ, और वास्तु के नियमों के हिसाब से ये दिशा विसर्जन या डिस्पोजल की दिशा है। विसर्जन की दिशा। लेकिन इसे सिर्फ कूड़ा फेंकने की भौतिक जगह समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ये सचेत निष्कासन या कॉन्शियस एलिमिनेशन का केंद्र है। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से। बिल्कुल, ये घर का वो मनोवैज्ञानिक स्थान है जहां हम अपने अज्ञान, असत्य और उन सभी फालतू विचारों के जालों को काटते हैं जिनकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। वास्तु पुरुष मंडल होता है जो किसी भी भवन का मूल ब्लूप्रिंट है। उसमें भृंगराज को दक्षिण दक्षिण पश्चिम यानी साउथ साउथ वेस्ट SSW दिशा का देवता माना गया है। अच्छा, SSW। हाँ, और वास्तु के नियमों के हिसाब से ये दिशा विसर्जन या डिस्पोजल की दिशा है। विसर्जन की दिशा। लेकिन इसे सिर्फ कूड़ा फेंकने की भौतिक जगह समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ये सचेत निष्कासन या कॉन्शियस एलिमिनेशन का केंद्र है। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से। बिल्कुल, ये घर का वो मनोवैज्ञानिक स्थान है जहां हम अपने अज्ञान, असत्य और उन सभी फालतू विचारों के जालों को काटते हैं जिनकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तार्किक गैप दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या? मैं ये पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि दिमाग के अंदर डेटा फिल्टर हो रहा है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एक ईंट और सीमेंट से बने घर की ये खास दिशा, मतलब वास्तुशास्त्र, उसका हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम या विवेक से क्या सीधा कनेक्शन हो सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ दो अलग अलग चीजों को जबरदस्ती एक दार्शनिक धागे से बांधने की कोशिश नहीं है? मेरे घर की दिशा मेरे दिमाग को कैसे फिल्टर कर सकती है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और यहीं पर हमारे स्रोत अपनी सबसे गहरी परत खोलते हैं।
देखिए, प्राचीन भारतीय विज्ञान मैक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म के सिद्धांत पर काम करता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। बिल्कुल, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो नियम एक छोटे बायोलॉजिकल शरीर के अंदर काम कर रहे हैं, वही नियम उस बड़े ब्रह्मांड या उस वातावरण पे भी लागू होते हैं जहां वो शरीर रहता है। वास्तुशास्त्र में भृंगराज को पिशाच वीथी का रक्षक माना जाता है। पिशाच वीथी? ये क्या होता है? ये घर के वास्तुमंडल का सबसे बाहरी घेरा होता है, जो अज्ञात और बाहरी शक्तियों के संपर्क में रहता है। इसे आप एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के नजरिए से देखिए। जिस तरह भृंगराज औषधीय रूप में हमारे शरीर के बाहरी आवरण की रक्षा करता है, हाँ, वैसे ही वास्तु में ये ऊर्जा हमारे घर के वातावरण को उन बाहरी नेगेटिव विचारों या पिशाच रूपी अस्वस्थ ऊर्जाओं से बचाती है। अगर आपके आसपास का वातावरण ही डंपिंग ग्राउंड बन जाए, तो आपका दिमाग सही तरीके से फिल्टर कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि प्राचीन विज्ञान वास्तुकला को सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं मानता, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे एक जीवित, सांस लेते हुए बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह देखता है। एकदम सही। तो आइए इसे सीधे एनाटॉमी और वास्तुकला के तकनीकी नियमों पर रखकर परखते हैं। हाँ, ये दिलचस्प होगा। स्रोत बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि वास्तु पुरुष के शरीर पर भृंगराज का स्थान जंघा यानी पैरों के निचले हिस्से पर है। लोअर लेग्स। और यहीं पर वास्तु ग्रंथों का वो भयानक मर्म स्थान का नियम सामने आता है। ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी घर में भृंगराज के क्षेत्र में यानी साउथ साउथ वेस्ट दिशा में कोई मर्मवेद हो जाए, जैसे कि कोई भारी कील ठोक दी जाए, हाँ, कोई लोहे की कील ठोक दी जाए या कोई भारी खंभा गलत तरीके से लगा दिया जाए, तो उस घर में रहने वाले स्वामी को बिना किसी मेडिकल कारण के अपनी जंघाओं और पैरों में गंभीर पीड़ा होने लगती है। बिल्कुल। अब ये बात तो पूरी तरह से जादू टोना जैसी लगती है। दीवार में कील ठोकने से किसी इंसान के पैर में दर्द कैसे हो सकता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, ये जादू टोना बिल्कुल नहीं है। ये साइकोसोमैटिक कनेक्शन का एक बहुत ही गहरा उदाहरण है। साइकोसोमैटिक? हाँ, साइकोसोमैटिक बीमारियां वो होती हैं जहां मानसिक तनाव सीधे शारीरिक दर्द का रूप ले लेता है। जब आप घर के एक ऐसे हिस्से को बाधित करते हैं जो विसर्जन या तनाव को बाहर निकालने का केंद्र है, तो ब्लॉक बन जाता है। बिल्कुल। उस घर में एक क्रॉनिक स्ट्रेस, एक ठहराव पैदा हो जाता है। रहने वाले इंसान का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस रुके हुए तनावपूर्ण वातावरण को लगातार महसूस करता है। उसी खास न्यूरल पाथवे पर असर डालता है, जो इस मामले में जंघाएं या पैर हैं। ये पर्यावरण द्वारा ट्रिगर की गई न्यूरोपैथी है। वाह, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला विचार है कि आपका घर सीधे आपकी नर्वस सिस्टम से बात कर रहा है। हाँ, और अगर हम इसे आयुर्वेद की तरफ मोड़ें, तो वहां भी ये रक्षक वाली भूमिका एकदम स्पष्ट है। वो कैसे? वैदिक मंत्रों में एक जगह आता है, औषधियां तुम्हारे बाल हैं। आयुर्वेद में भृंगराज को केशराज यानी बालों का राजा कहा जाता है। अब बताइए, एनाटॉमी में बाल क्या करते हैं? वो हमारे सिर, हमारी खोपड़ी और उसके अंदर बैठे हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बाहरी चोटों से बचाते हैं। बिल्कुल। भृंगराज उसी बायोलॉजिकल शील्ड का प्रतीक है, और ये शील्ड सिर्फ बाहर ही नहीं, शरीर के अंदर भी काम करती है। अंदर कैसे? स्रोतों में भृंगराज को रुद्र के उग्र स्वरूप से जुड़ा हुआ बताया गया है। आधुनिक जीव विज्ञान में हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर मैक्रोफेज नाम की कोशिकाएं होती हैं। मैक्रोफेज? क्या हम इसे शरीर का सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर कह सकते हैं? हाँ, मतलब बाउंसर या शरीर का अपना सफाई कर्मचारी कहना ज्यादा सही होगा। अच्छा, सफाई कर्मचारी। हाँ, क्योंकि जब भी शरीर में कोई भी बाहरी वायरस, बैक्टीरिया या डेड सेल्स होते हैं, तो ये मैक्रोफेज बहुत ही उग्रता से उन पर हमला करते हैं। वो उन्हें सचमुच निगल लेते हैं, नष्ट कर देते हैं और फिर शरीर से उसका विसर्जन कर देते हैं। अरे वाह! भृंगराज बिल्कुल उसी सेल्यूलर इम्यून सिस्टम का प्रतीक है। वो शरीर के भीतर के कचरे को साफ कर रहा है, और इसी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्राचीन काल में किसी भी बिल्डिंग को बनाने या सर्जरी से पहले प्रोफाइलैक्टिक इनकैंटेशन यानी सुरक्षात्मक मंत्रों का इस्तेमाल होता था। अच्छा, तो वो कोई अंधविश्वास नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो एक तरह की मनोवैज्ञानिक तैयारी या साइकोलॉजिकल प्राइमिंग थी। ये पक्का करना कि बाहरी वातावरण और अंदर का मन दोनों एक ही लय में है। वास्तु में इसे एक वंश रेखा के जरिए स्थापित किया जाता था। हाँ, मैंने इस वंश रेखा के बारे में पढ़ा है। ये किसी भी घर की मुख्य विकर्ण रेखा होती है, मतलब डायगोनल लाइन।
शोध बताते हैं कि ये रेखा घर के उत्तर पूर्व में जयंत के स्थान से शुरू होकर सीधे दक्षिण पश्चिम में भृंगराज तक आती है। बिल्कुल सही। इसे घर की वंशावली और ऊर्जा की रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड माना जाता है। अगर ये वंश रेखा टूट जाए तो पूरे घर का ऊर्जा तंत्र ढह जाता है। जैसे इंसान की स्पाइनल कॉर्ड टूटने पर होता है। हाँ, या फिर जैसे इंसान के दिमाग से उसका विवेक यानी भृंगराज छिन जाए तो उसका पूरा जीवन ही अस्त-व्यस्त हो जाता है। लेकिन एक बात जो यहाँ बहुत स्पष्ट हो रही है वो ये कि ये सारी चीजें आइसोलेशन में काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं। भृंगराज कोई अकेला द्वीप नहीं है। हमारे शरीर के अंग जैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक सिंक में काम करते हैं, वैसे ही वास्तु के देवता भी आसपास ही मौजूद हैं। अगर हम वास्तु मंडल को ध्यान से देखें तो भृंगराज के ठीक पहले गंधर्व का स्थान आता है और उसके ठीक बाद मृग का। हाँ, ये जो 3 ऊर्जाओं का त्रिकोण बन रहा है ना, गंधर्व, भृंगराज और मृग, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और अगर हम इस क्रम की बायोलॉजिकल डायनामिक्स को डिकोड करें तो ये मानव शरीर की पूरी बायोमैकेनिक्स को समझा देता है। वो कैसे? देखिए, गंधर्व का स्थान वास्तु पुरुष के घुटनों पर है। घुटने क्या करते हैं? वो शरीर को मुड़ने की गति देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ग्रंथों में गंधर्व को संचार, संगीत और गति का देवता भी माना गया है। गति का देवता। उसके बाद आते हैं भृंगराज, जिनका स्थान जंघाएं हैं। जंघाएं शरीर को स्थिरता देती हैं और जैसा कि हमने बात की, ये स्थान ऊर्जा के विसर्जन या फिल्ट्रेशन का है। ठीक है। और आखिर में आते हैं मृग, जिनका स्थान वास्तु पुरुष के पैर हैं, फीट। मृग का स्वभाव है चंचलता, जिज्ञासा, अन्वेषण और एक नई दिशा में आगे बढ़ना। वाओ, ये तो चलने की पूरी तार्किक प्रक्रिया हो गई। मतलब पहले घुटना मुड़ता है और गति शुरू होती है, यानी गंधर्व। हाँ, फिर जंघा शरीर का पूरा भार संभालती है और पिछली ऊर्जा को छोड़ती है या विसर्जित करती है, वो हो गया भृंगराज। बिल्कुल। और फिर पैर एक नए कदम के साथ जमीन पर पड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, मृग। है ना कमाल की बात? और सबसे कमाल की बात तो यह है कि हमारे विचारों के स्तर पर भी बिल्कुल यही साइकिल चलता है। कैसे? मतलब हम पहले नई जानकारी से जुड़ते हैं, फिर अपने भृंगराज यानी विवेक से तय करते हैं कि उसमें से क्या रखना है और किन फालतू बातों को विसर्जित कर देना है। हाँ, सही कहा। और उसके बाद ही हम एक नई जिज्ञासा यानी मृग के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वास्तु के नियम इस दार्शनिक बात को कितनी सख्ती से भौतिक रूप में लागू करते हैं। बिल्कुल। इसी विसर्जन की ऊर्जा के कारण वास्तु में भृंगराज का स्थान यानी साउथ साउथ वेस्ट दिशा शौचालय बनाने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। ये बहुत लॉजिकल है कि जहां ऊर्जा का विसर्जन हो रहा है वहां भौतिक शरीर का कचरा निकालने की जगह हो। हाँ, लेकिन देखिए, ग्रंथों में एक सख्त चेतावनी भी है कि इस जगह पर कभी भी घर का मुख्य द्वार यानी मेन डोर नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके पीछे का विज्ञान ऊर्जा के बहाव से जुड़ा है। आप किसी मशीन के एग्जॉस्ट पाइप या साइलेंसर से उसमें ईंधन तो नहीं डाल सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शौचालय वो जगह है जहां से हम शरीर और घर की अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। भृंगराज की ऊर्जा मानसिक और शारीरिक कचरे का विसर्जन कर रही है। अगर आप उसी जगह से मुख्य ऊर्जा को अंदर लाने की कोशिश करेंगे, यानी वहां घर का मेन डोर बना देंगे, तो ऊर्जा का पूरा आधार ही उल्टा हो जाएगा। अरे बाप रे। ग्रंथों का कहना है कि ये स्थिति घर में कृतघ्नता और निर्धनता लाती है। साइकोलॉजिकल रूप से सोचिए, जो जगह पुरानी और व्यर्थ चीजों को छोड़ने की है, अगर आप वहीं से नए अवसर तलाशेंगे तो आप असल में कचरे के डिब्बे से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। बहुत ही गहरी बात है ये। और अगर हम इसे थोड़े और बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े तो ये मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र जैसा है। भृंगराज की दिशा दक्षिण पश्चिम है, जो यम और पितृलोक के प्रभाव क्षेत्र के बहुत करीब है। यम यानी पुरानी चीजों का अंत। हाँ, ये क्षेत्र हमें सिखाता है कि कैसे पुरानी चीजों, पुरानी मान्यताओं या फंसी हुई ऊर्जाओं का सम्मान के साथ विसर्जन करना जरूरी है। जब तक दिमाग से पुराना कचरा भृंगराज के विवेक से साफ नहीं होगा, तब तक मृग की ऊर्जा यानी नई जिज्ञासा जन्म ही नहीं ले सकती। एक भरा हुआ प्याला और अधिक नहीं भरा जा सकता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो जीवन बदलने वाला विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सुनने वालों के लिए एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? कि भृंगराज, ब्रह्मनस्पति, गंधर्व, मृग, ये सब केवल पौराणिक मिथक, बच्चों की कहानियां
या सिर्फ घर की दिशाएं नहीं हैं, ये हमारे शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय फिल्ट्रेशन सिस्टम के बेहद उन्नत और प्राचीन ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही कहा। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण और अपने शरीर को दो अलग-अलग चीजों की तरह नहीं देख सकते। जो हमारे वास्तु में घटित हो रहा है, बिल्कुल वही तंत्र हमारे बायोलॉजी, हमारे शरीर और हमारे दिमाग के भीतर भी काम कर रहा है। और देखिए, ये बात आज के आधुनिक युग में तो पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं। हाँ, हर तरफ से डेटा आ रहा है। दिन भर हमारे सातों मुखों से, यानी ज्ञानेंद्रियों से, दुनिया भर का शोर, सोशल मीडिया का डेटा, तनाव, ये सब हमारे अंदर जा रहा है। ऐसे में ये समझना सबसे जरूरी है कि हमारे दिमाग का वो भृंगराज, यानी हमारा अपना विवेक, कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं और क्या विसर्जित कर रहे हैं, इसी पर हमारा पूरा मेंटल और फिजिकल हेल्थ टिका है। अगर हम अपने वैचारिक विसर्जन तंत्र को मजबूत नहीं रखेंगे तो ये सारा शोर हमारे सिस्टम को जाम कर देगा। सही कहा। अगर हमारा ब्रोकाज एरिया या ब्रह्मानस्पति उस जानकारी को सही से फिल्टर नहीं करेगा तो हमारी बातों से, हमारी वाणी से केवल भ्रम और तनाव ही बाहर आएगा। बिल्कुल। तो इस लंबी और विस्तृत चर्चा के अंत में हम अपने ज्ञान के जिज्ञासुओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों ने एक भवन की नींव और वास्तु पुरुष के प्रतीकों के जरिए मस्तिष्क के ब्रोकाज एरिया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मैक्रोफेज जैसी जटिल आधुनिक जीव विज्ञान की संरचनाओं को सदियों पहले ही डिकोड कर दिया था। ये कोई तुक्का नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये कोई तुक्का या संयोग नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही गहरे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का नतीजा था। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि भारत के प्राचीन वास्तु और आयुर्वेद में इतने गूढ़ रहस्य छिपे हैं, तो दुनिया भर की अन्य प्राचीन सभ्यताओं और पौराणिक कथाओं में, चाहे वो मिस्र के पिरामिड हों, माया सभ्यता के मंदिर हों या प्राचीन ग्रीक मिथक, हाँ, हमारे शरीर और इस ब्रह्मांड के और कौन से उन्नत रहस्य हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे बैठे होंगे, जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान खोजना अभी बाकी है। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या वे विशाल इमारतें और देवता भी हमें हमारे ही नर्वस सिस्टम का कोई नक्शा दिखा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी जिज्ञासु मन को अपनी खुद की खोज करने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्कुल करेगा। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास के वातावरण को समझते रहिए और अपने विवेक के भृंगराज को हमेशा जागृत रखिए।